नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं हमारे साथ न्यूज़ सब तक। न्यूज़ सब तक के सभी दर्शकों का हमारे स्टूडियो से हार्दिक स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में ऐसे खास मेहमान का आगमन हुआ है जो शायद किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी राष्ट्रीय कवियत्री श्रीमती रचना तिवारी जी की। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर रचना तिवारी जी से। रचना जी, आपका न्यूज़ सब तक स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरे न्यूज़ सब तक परिवार की तरफ से कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे स्टूडियो में पधारी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको यहाँ पे आमंत्रित किया अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन एक बात हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि पूरे जनपद की तरफ से और अपनी तरफ से भी इस न्यूज़ सब तक है ना, अपनी खबर को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो आपने ये चैनल लॉन्च किया है और ऐसे ज़िले में जिस ज़िले को हम पिछड़ा ज़िला मानते हैं और पिछड़े ज़िले के नाम से लोगों ने इसको प्रचारित भी कर रखा है, लेकिन आपकी ये पिछड़े ज़िले में अगड़ी सोच की हम बहुत बहुत बधाई आपको देते हैं कि आपने ये न्यूज़ चैनल लॉन्च किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और एक प्रश्नों की लंबी लिस्ट है, क्योंकि आपने राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है और एक गांव से निकलकर और एक महिला होते हुए इतना संघर्ष कर वहां तक पहुंची। तो हम अपने न्यूज़ सब तक के सभी दर्शकों तक आपका संघर्ष पहुंचाना चाहते हैं और मेरे पास कुछ प्रश्नों की लिस्ट है। तो हम चाहते हैं, हमारे सवाल हैं और आपके जवाब हमारे दर्शकों तक पहुँचे। तो हम पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं, प्रतिभाओं और युवाओं के लिए अपने जनपद की भूमिका कहाँ तक सही है? ये आपका प्रश्न बहुत वाजिब है सौरभ जी, कि अभी क्योंकि हमारा जनपद आप जानते हैं कि 1986 में ये अलग हुआ है मिर्ज़ापुर से, और ये भी आप जानते हैं कि अच्छी तरह से हमारे यहाँ कितनी प्राकृतिक संपदा है और कितने हम रिच हैं, कितने हम धनी हैं, हम कितने अमीर हैं। लेकिन आज तक हमारा जनपद जो है तमाम जनपदों की तरह से मुख्य धारा में देश की आ नहीं सका है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर प्रतिभाएं भी उस गति से उत्पन्न हो रही हैं और हर क्षेत्र में प्रतिभाएं हैं, लेकिन हमको बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमें इस छोटे से जनपद की प्रतिभाओं के बारे में जानकारी तब होती है जब हम कोई अखबार पढ़ते हैं, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और या कहीं गली चट्टी चौराहे पे किसी के माध्यम से हमको जानकारी मिल पाती है। तो मिल पाती है कि हमारे जनपद में, सोनभद्र जनपद में ये फलानी प्रतिभा है, चाहे वो तीरंदाजी के क्षेत्र में हो। अभी कुछ दिन पहले एक प्रकरण आया था ये दुद्धी में कि वो वकील साहब नहीं हैं और उनकी पत्नी जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करके अपनी 2 बच्चियों को इस तरह से उन्होंने निकाला और वो एक बच्ची उसमें से जज निकली। लेकिन अगर हम शायद पेपर में न पढ़ते तो शायद हम लोगों को पता न चलता। और होता क्या है कि और युवा जो हमारे हैं वो प्रेरित नहीं हो पाते। तो इस तरह की न्यूज़ और इस तरह प्रतिभाओं को सामने लाना कौन लाएगा? या तो हमारे समाज के जनजागरूक नागरिक हों या समाज सेवी संगठन हो, या सबसे बड़ा उत्तरदायित्व प्रशासन का बनता है कि वो हर मामले में हमारे जनपद के युवाओं को, हमारे जनपद की प्रतिभाओं को महत्व दे। लेकिन आप जानते हैं कि आपको कहीं महत्व मिला? तो हम आपसे ही एक प्रश्न करते हैं, नहीं मिला या नहीं मिलने वाला है। जब तक नहीं मिलने वाला है, जब तक आप खुद से संघर्ष नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी में प्रतिभा है तो हम इस चैनल के माध्यम से अपनी बात पूरी प्रशासन तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि जनपद की प्रतिभाओं को, विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को छांट करके संज्ञान में जनपद के होना चाहिए कि साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सामाजिकता के क्षेत्र में, नैतिक कार्यों के क्षेत्र में, या पहलवानी के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में हमारे जनपद में कितनी प्रतिभाएं हैं। इससे सिर्फ ये नहीं कि हम प्रतिभाओं को दबा देंगे और पीछे रख देंगे तो हमारा कुछ नहीं। प्रतिभाओं को अगर प्रशासन आगे लाएगा तो कहीं ना कहीं इस ज़िले का नाम भी ऊंचा होगा और इस ज़िले की ख्याति बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए और इस मामले में ये अभी जनपद बहुत पिछड़ा जनपद है। ये जनपद वाकई अपनी प्रतिभाओं को सहेज नहीं पा रहा है, ये कहने में मुझे जरा भी गुरेज नहीं। केवल व्यक्तिगत लाभ तक ही सिमट के रह जा रही हैं सारी सुविधाएं? नहीं, व्यक्तिगत लाभ नहीं। ये जिला जो है ना,
ये एक्चुअली क्या है, विकासशील जिला है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से इस जिले को प्रस्तुत किया गया है हिंदुस्तान में, ये पूरी लाइफ विकासशील रहेगा, विकसित हो ही नहीं पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा कि इस सोच में इसको ढाल दिया गया है, लोगों के अंदर इस तरह की मानसिकता पैदा कर दी गई है कि हमें आपको संभालने वाला ही कोई नहीं है, और जो संभालने वाला है उसको हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं कोई हमसे आगे ना निकल जाए, जिस स्थिति में सही लोगों को भी सामने लाया नहीं जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है जिसका दर्द हमको भी है, जिसकी पीड़ा और लोगों को भी है। और प्रतिभाएं ही नहीं, आधी आबादी भी बहुत दुखी रहती है इन सब चीज़ों से कि यहाँ पे उसको महत्व नहीं मिलता है। एक पीड़ा मेरी भी है, उसमें हम आपके साथ जोड़ रहे हैं। रचना जी, जहाँ तक हमको जानकारी है, आपने साहित्य के लिए नौकरी छोड़ी है, आपने लेखन को ही क्यों चुना? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है सौरभ जी आपका। और नौकरी हमने छोड़ी 94 में, सन 1994 में हम जो है डाला इंटर कॉलेज में पोस्टेड थे म्यूज़िक टीचर के पद पे। और उसके बाद लेकिन अंदर ये जो मेरे लेखन का एक अणु है, रासायनिक अणु, ये हमेशा काम करता रहता था। वो कहीं ना कहीं लगता था कि हमको, और बचपन से ये चीज़ हमारे अंदर बचपन से थी, लेकिन कोई जानता नहीं था, पिताजी के डर से या घर वालों के डर से कि पढ़ाई जो है वैधानिक होगी, तो इसलिए हम छुप छुप कर ये सब काम करते थे, लेकिन वो कभी प्रकाश में नहीं आया। और उसके बाद धीरे धीरे एक मैच्योरिटी आने लगी, एक परिपक्वता आने के बाद बहुत सारे दिमाग में ही इंसान के रास्ते खुलने लगते हैं कि क्या हमको करना चाहिए, क्या हमारी पसंद है, क्या हमारी नापसंद है, कहाँ पर हम स्थिर रह सकते हैं, कहाँ पर नहीं रह सकते हैं। तो फिर इसके बाद हमारी नियुक्ति डाइट में हुई, यहाँ जिला प्रशिक्षण संस्थान में डाइट में हुई। वहाँ उसके बाद वहाँ का ये गोरख धंधा था कि वो हम आपको बता नहीं सकते हैं चैनल पे। कुल मिला के फिर हमने वहाँ इस्तीफ़ा दिया और नौकरी छोड़ी। नौकरी छोड़ने के बाद अंदर हमारे शुरू से लेखन चल रहा था, तो हमने उसको अपनाया और मुझे लगा कि साहित्य से बड़ा कोई मुक्ताकाश नहीं है जहाँ पे पंखा खोल करके उड़ा जा सकता है। और लेखन को हमने सिर्फ इसलिए चुना कि हमें कोई पत्र पत्रिकाओं में छापे ना छापे, आप हमको चैनल में दिखाइए ना दिखाइए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कलम अपने मन की आवाज़ को हमेशा स्वतंत्र है उकेरने के लिए। हम अपनी भी बात को लिख सकते हैं खुल करके, और हम आपकी भी बात को लिख सकते हैं, हम समाज की भी बात को लिख सकते हैं, हमको कोई रोकने वाला नहीं है। और अभी ये कोरोना वायरस आया तो मुझे मेरे दिमाग में आया कि एक क्वारंटाइन शब्द आया, एकांतवास है। हम मन ही मन हंस रहे थे कि लेखक तो हमेशा क्वारंटाइन होता है। मैं अपनी दुनिया में हमेशा क्वारंटाइन हूँ, कहीं भी हूँ अपनी कलम के साथ हूँ, और इसीलिए मैंने लेखन को चुना। हमको लगा कि अगर मेरे अंदर ये प्रतिभा है और हम अपनी बात को कहने के लिए हमें किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी का दबाव स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये एक ऐसा काम है जिससे हम समाज की आवाज़ को, जनता की आवाज़ को, अपने युवाओं की आवाज़ को, आधी आबादी की आवाज़ को, और मैंने लिखा भी बहुत लिखा है लोगों के लिए, तो उसको हम मुखर होके कह सकते हैं। उस पर मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, इसलिए हमने लेखन को चुना। रचना जी, अपनी रचना धर्मिता के विषय में दर्शकों को कुछ बताइए। एक औरत की भूमिका और लेखन कैसे संभव हो पाता है? ये हिंदुस्तान है सौरभ जी, और हिंदुस्तान को बहुत पहले ही, जब एक सनातनी परंपरा थी और जब हमारे यहाँ वेद शास्त्र आए, तभी कह दिया गया है कि वीर भोग्या वसुंधरा, ये धरती वीरों की है, यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। लेखन और एक औरत कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। महिलाएं बहुत बड़ा बड़ा काम कर रही हैं हिंदुस्तान में, और चांद तक पहुँची, अंतरिक्ष तक पहुँची। लेकिन हाँ, ये मेरे बारे में आपका सवाल एक बड़ा वाजिब सवाल है कि क्योंकि एक बहुत मध्यम श्रेणी परिवार से निकले थे, मध्यम श्रेणी परिवार, संघर्षशील परिवार से निकले थे, और आज अभी 2 जून बीता है, इसको हम यहाँ पे उद्घाटित भी करना चाहेंगे आपके साथ कि हमारे माता पिता चूर सीमेंट फैक्ट्री में एम्प्लॉय थे, लेकिन वहाँ पे 1991 में गोली चल गई थी, कारपोरेशन सीमेंट फैक्ट्री बंद हो गई थी और तनख्वाह के लाले पड़ गए थे। तो किस तरह से हम 4 भाई बहन थे, कैसे पले बढ़े, और उसी पीरियड में हमारे पिताजी ने 4 बच्चों की शादी की, ब्याह किया, पढ़ाया लिखाया। अब आप समझ सकते हैं कि कितने संघर्ष, हाँ, बहुत संघर्षमय जीवन से हम लोग उभर के बाहर आए। फिर शादी हुई, लेकिन एक बताए ना कि वो जो एक हलचल थी अंदर, एक वो जो कुछ चीज़ कुलकुलाती रहती थी अंदर लिखने को लेकर के। तो हाँ, औरत होना और लेखन का होना, या औरत होना, औरत होकर के किसी भी काम को करना, आउटडोर काम को करना, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य नहीं है।
हम आदि आबादी से भी इस बात को कहते हैं। बहुत सारे सेमिनार हुए, बहुत सारे ऐसी गोष्ठियाँ हुई जिसमें हमने कहा कि अगर औरत किसी काम को पकड़ती है तो ये उसको नहीं सोचना चाहिए कि घर की जिम्मेदारियों को हम छोड़ के, घर के प्रबंधन को हम छोड़ करके अगर हम किसी एक काम को पकड़ के उसमें ख्याति प्राप्त करते हैं तो वो औरत की कुशलता नहीं है और न तो वो औरत की सफलता है। यहाँ पे हम बहुत सही बात कहना चाहेंगे। अगर आप अपने सुख के लिए, क्योंकि हम कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो किसी भी काम को करने के लिए हम उसमें अपना सुख ढूंढ रहे हैं, अपनी मानसिक संतुष्टि ढूंढ रहे हैं। तो जब हम अपनी मानसिक संतुष्टि ढूंढ रहे हैं तो दूसरे की मानसिक असंतुष्ट क्यों कर रहे हैं दूसरे को? तो घर के प्रबंधन को देखते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए और अपने काम में संतुलन बनाते हुए अगर कोई भी औरत चलेगी तो हम सोचते हैं कि उसको सफल भी होना है और उसको खुश भी रहना है। जो मेरे साथ है, मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि हम उसको ये नहीं सोचते कि कोई एक चीज़ छोड़ करके एक चीज़ पकड़ने वाली है। आप उसको पकड़े रहिए और आपके अंदर हिम्मत है तब आप जाके किसी दूसरी चीज़ को पकड़िए और उसको 100% अपना समय दीजिए, साथ में लेते हुए तब हम सोचते हैं। और हमने अपने लेखन में यही कहा, अपनी रातें बर्बाद की। हम सोचते थे कि कभी हमारी रात पर तो किसी का हक नहीं है ना, 10 बजे के बाद मेरे ऊपर किसी का हक नहीं रहता है। तब हम अपनी राइटिंग करते हैं, तब हम अपनी दुनिया में रहते हैं, तब हम अपना दिन समझते हैं उस दिन को। ये होता है तो बड़ी आसानी से वो हो गया, बहुत कठिनता नहीं। कठिनता मुझे समाज से आई, समाज के लिए बहुत कठिन काम था कि ये एक औरत होके कवि सम्मेलन पढ़ने जा रही हैं, रात में गायब रहती हैं, दोनों छोटे बच्चे हैं, पति घर में रहते हैं, और समाज के लिए बहुत बड़ा प्रश्न था। प्रश्न तमाम बनते गए और मौन रहना उनके हर प्रश्न का उत्तर था मेरे लिए। हम शांत थे लेकिन बड़े आसानी से लेके हम चले। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी औरत लेके चल सकती है, बहुत मुश्किल काम ये नहीं है, वो हो गया और आपके हम सामने। आप कई महिलाओं के लिए प्रेरणा के रूप में भी सामने आई हैं और मेरा एक प्रश्न है कि ससुराल पक्ष को लेके चलना, ससुराल की एक औरत के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सास को संतुष्ट करना, ससुर को संतुष्ट करना और पति को संतुष्ट करना, परिवारजनों को, जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनको संतुष्ट करना, उसके बाद अपने लेखन को इतना मजबूत करना और राष्ट्रीय स्तर पर जो आपने पहचान बनाई, इन सब बाधाओं को चीरते हुए आप वहाँ तक निकली, उसके बारे में आप हमको बताइए। देखिए, अभी आपने पूछा था कि लेखन के बारे में भी, और ये भी आपका कहना सही है कहीं ना कहीं, लेकिन पहले शुरू में हमको बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी। इतनी हिम्मत जुटानी पड़ी कि हम इन वर्जनाओं को तोड़ें कैसे। ये सब छोटी छोटी जो रीतियों में हम पले थे और मेरे अंदर जो बुलाहट थी और मेरे अंदर जो इच्छा थी, वो हम तमाम लोगों को, घर के लोगों से, हमने कहा ना, पहली जंग किसी भी महिला को, अगर कोई भी महिला किसी कार्य क्षेत्र में ड्यूटी से बाहर कदम रखती है और अपने मन के अनुकूल रखती है, परिवार के मन के अनुकूल रखती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने मन के अनुकूल रखती है तो उसको सबसे पहली जंग अपने परिवार से लड़नी पड़ती है। हालांकि हमको जंग तो नहीं लड़नी पड़ी, लेकिन थोड़ा बहुत पंगा हमको भी लेना पड़ा इस बात को समझाने के लिए कि नहीं, ये मेरा मन है, हम करेंगे। और ससुराल की बात आपने कही, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारा ससुराल पक्ष उतना पाखंडी नहीं है और उतना बहुत रूढ़िवादी नहीं है और उतनी परंपरागत बातों को लेकर के बहुत चलने वाला नहीं है। उनको हमारे काम से बहुत खुशी है और वो लोग हमको बहुत प्रेरित करते रहे और प्रसन्न होते रहे, हमारा उदाहरण देते रहे। बड़ी फैमिली है हमारी और आज भी वो मान सम्मान बरकरार है। हमने पहला ही एक प्रश्न कहा ना कि आप किसी चीज़ को छोड़िए मत। महिला हैं तो आप अगर बाहर निकल रही हैं और आपने कोई चीज़ अपनी लूज़ कर दी, अपनी कोई चीज़ छोड़ दी पीछे और फिर किसी नई चीज़ को पकड़ लिया, वो आपने बहुत कमाल का काम नहीं किया। कमाल तो उसमें है कि आप उन सारी चीज़ों को पकड़े रहिए और फिर अपनी चीज़ को पकड़ के उसमें आप एक सफलता हासिल करिए, और वो मैंने किया। इस बात का मुझे बहुत बड़ा गर्व है। रचना जी, हमारा देश एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है, इस पे आपकी कलम क्या कहना चाहेगी? हाँ, आपका समझ रहे हैं वो इशारा है, ये जो वायरस आया है हमारे देश में कोविड-19, तो एक हम आपको बता दें कि ये महामारी हुई, घटनाएं हुई, दुर्घटनाएं हुई, ये कोई समस्या नहीं है और ये हमेशा से होती रही है। ऐसा नहीं, आप इतिहास पलट के देख सकते हैं। अब तो सारी चीज़ें आपको गूगल पे उपलब्ध हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे समय में लोग पन्ना पलटते थे, तो इनकी न हनक होती है, न इनकी आवाज़ होती है, न ये आपको मैसेज देती हैं। ये गाहे बेगाहे अपने समय पे चली आती हैं और दुर्घटनाएं घट जाती हैं, घटनाएं घट जाती हैं, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन इसमें हमारी कलम ने जो हमने जो सोचा, हमारा चिंतन जहाँ तक काम किया कि
कि इस कोरोना वायरस काल में जो सबसे बड़ी चीज़ उभर के आई सौरभ जी, हम एक बात आपसे बताना चाहते हैं कि मज़दूरों का पलायन हमको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत संक्षिप्त में हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसी है हमारे देश की श्रम नीति। कैसी श्रम नीति है कि जिस फैक्ट्री में वो मज़दूर काम करता है 2 साल से 4 साल से 3 साल से 6 महीने से, वो फैक्ट्री का इतना बड़ा आदमी होकर के उसको 2 महीने संभाल नहीं पाता और वो पलायन होने के लिए मजबूर हो जाता है। और कैसी है हमारी ये श्रम नीति कि उन मज़दूरों को अपना जनपद छोड़ के, अपना शहर छोड़ के, अपनी धरती छोड़ करके उन फैक्ट्रियों के लिए जाना पड़ता है। ये कौन सी नीति है, कैसी विसंगति है? हम तो इस पर ही सोच रहे हैं और इसी पर एक बहुत अच्छी हमारी किताब भी, हमारा नॉवेल भी लगभग तैयार हो चुका है कोरोना वायरस में, कि ये इसको हमें बदलना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे युवा क्या कारण हैं। हम, आप रावर्सगंज के लोग, आप सोनभद्र के लोग अगर जनपद छोड़ करके बाहर छोटे मोटे आर्थिक मदद के लिए जा रहे हैं, छोटे मोटे काम के लिए जा रहे हैं, तो क्या हमारे जनपद में छोटा मोटा काम नहीं है जो आपको मिल सके? आप मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हो, हमारे जनपद में मजदूरी नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ तो उद्योगों की भरमार है। यहाँ तो उद्योगों की भरमार है। और दूसरी चीज़ की ये बहुत अच्छा आपने जो बीच में क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, मेरे दिमाग में ये बात आ गई। यहाँ उद्योग भी है, यहाँ प्राकृतिक संपदा भी है, यहाँ अभी विकास भी नहीं हुआ है, विकास की भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। ऐसी स्थिति में आप बताइए कि मजदूरों की ज़रूरत है, कर्मचारियों की ज़रूरत है, युवा ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन वो युवा ऊर्जा कहाँ है? क्या फैक्ट्रियों के लिए यहाँ जितनी भी ऊर्जांचल में फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, तो क्या उनके लिए कोई निर्देश नहीं है कि उनके मैनुअल में इतने % यहाँ के स्थानीय युवाओं को रखा जाएगा या किन किन पदों पर रखा जाएगा? तो ऐसी स्थिति क्लियर होनी चाहिए। हमारा बहुत सारा बदलाव, ये कोरोना वायरस, ये जो चल रहा है ये काल, ये बहुत सारा बदलाव इसको सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे कि एक नए भारत का उदय हो और एक जन जागरण हो, एक पुनर्जागरण हो। रचना जी, इस विषय पे जनप्रतिनिधियों की भूमिका को किस रूप में आप देखती हैं? देखिए, हम क्या बताएं, हम तो यहाँ के खुद भी मूल निवासी हैं और जब से हम चेतना अपनी संभाले हुए हैं, एक एक जनप्रतिनिधि को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन बस हम इतना कहना चाहेंगे, शायद इस ज़िले का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है और जो नहीं मिलना चाहिए वो भरपूर मिल रहा है। तो इन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए और इन लोगों को ही प्रस्ताव बना करके भेजना चाहिए शासन को कि हमारे यहाँ ऊर्जांचल में इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, हमारे यहाँ इतना काम है, हमारे यहाँ मजदूर क्यों बाहर जाने के लिए विवश हैं, इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन ये देखिए, ये दुर्लभ है और ये बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम इसलिए है कि अब समय है सुर में सुर मिलाने का, है ना? तो वो सुर में सुर मिल रहा है और ऐसे में अपनी लड़ाई खुद को लड़नी होगी। हमें किसी से, हमें नहीं लगता कि हमें किसी से अपेक्षा है। रचना जी, आप राष्ट्रीय स्तर की गीतकार हैं और हमारे चैनल पे आपका आगमन हुआ है। अगर हम आपसे कुछ गुनगुनवाएं न, आपसे कुछ आग्रह न करें, तो शायद सब कुछ अधूरा रह जाएगा और हमारे न्यूज़ सप्तक के दर्शक की नाराज़गी भी हो सकती है इस बात को लेकर। तो हमारा अनुरोध है कि आप गुनगुनाएं और कुछ सुनाएं हमारे दर्शकों को। ये 4 पंक्तियाँ आपने गीत, चूँकि मूलतः मैं गीतकार हूँ, इसलिए हम चाहते हैं गीत का एक छोटा सा बंद, बस ज़्यादा नहीं, लेकिन वो इसलिए हम सुना रहे हैं कि ये जो आपने चैनल लॉन्च किया है, आप लोगों ने मिलकर के, आपकी टीम ने मिलकर के ये जो चैनल लॉन्च किया है, कभी भी आप इसको आगे ही बढ़ाते जाइए हैं और इस मेरे गीत से प्रेरित होइए और कभी निराश होने की युवाओं को आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सुनिएगा, 4 पंक्तियाँ सुनिएगा, उससे ही भाव निकालिएगा आप। सपनों की उम्र नहीं होती, गर सपना मर जाए तो क्या। सपनों की उम्र नहीं होती, गर सपना मर जाए तो क्या। ओ मिथ्या जीवन की राहों में अरमान बिखर जाए तो क्या। सपनों की उम्र नहीं होती, गर सपना मर जाए तो क्या। मिथ्या जीवन की राहों में अरमान बिखर जाए तो क्या। सपनों की उम्र नहीं होती
और देखिएगा आप लोग जीवट के प्राणी हैं जो ये चैनल स्टार्ट किए हैं रॉबर्टसन जैसी जगह में, आपके लिए पंक्तियाँ हम दे रहे हैं। ओ मेरी राहों के साथी, सपनों की खातिर मत रोना, अपनी जिंदा आँखों में तुम नित नया नया सपना बोना। ओ मेरी राहों के साथी, सपनों की खातिर मत रोना, अपनी जिंदा आँखों में तुम नित नया नया सपना बोना। हर रोज़ हवा से जंग करो, आंधी को छेड़ो तंग करो, हर रोज़ हवा से जंग करो, आंधी को छेड़ो तंग करो। खिलने वाले 100 फूल अगर मुरझा कर झर जाए तो क्या सपनों की उम्र नहीं होती, अगर सपना मर जाए तो क्या मिथ्या जीवन की राहों में अरमान बिखर जाए तो क्या सपनों की उम्र नहीं। और आगे बढ़ते रहिए, आप बढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, सपना देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप। रचना जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, और शायद वह मेरा व्यक्तिगत सवाल भी है। आज से लगभग 10 वर्ष पहले एक जगह कार्यक्रम था, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी एक समाचार पत्र में, और वहाँ पे सौभाग्य से आपके सामने उपस्थित होने का मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ था। और उस समय मेरे सामाजिक सेवा क्षेत्र का शुरुआत था, तो मैंने आपको पहली बार वहाँ सुना था। वहाँ आपने एक बात कही थी युवाओं को लेकर, और उसमें युवा नेतृत्व में मेरी शुरुआत थी। आपने युवाओं को लेकर एक विषय वहाँ पे बोला था, जिसमें आपने ये कहा था कि युवा जो है, आज का युवा, वह आधुनिक दौर में ज़्यादा विश्वास रखता है, आधुनिकता में ज़्यादा विश्वास रखता है और बुनियादी चीज़ों में कम विश्वास रखता है। मतलब जैसे उसके पास संसाधन हो, उसके पास हर चीज़ की सुविधा हो, उस पर ज़्यादा ध्यान रखता है। जैसे कोई युवा सफल हो गया तो सफलता जब उसको मिलती है तो वो आधुनिकता की दौर में खो जाता है, आधुनिकता की दौड़ में, और वो लगातार संसाधनों के पीछे भागता रहता है। तो आपने वहाँ पे युवाओं के लिए एक संदेश दिया था कि हमारा जो संदेश है युवाओं के लिए कि आधुनिकता की दौड़ में शामिल न हो, भौतिकता की दौड़ में वो शामिल न हो, और समाज के लिए और बुनियादी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए समाज के लिए कुछ करे। तो वो बात मैं अपने चैनल के सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि रचना जी की उस बात से मैं बहुत प्रभावित हुआ था, और उस दिन मैंने संकल्प लिया था कि मैं भौतिकता की दौड़ में शामिल नहीं होऊंगा, आधुनिकता की दौड़ में मैं शामिल नहीं होऊंगा, ज़मीनी स्तर पे काम करूंगा और समाज के लिए, हित के लिए लड़ूंगा। और शायद उस दिन वो मेरी शुरुआत थी, और आज मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ वहाँ रचना जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं उन युवाओं के लिए संदेश आपके माध्यम से चाहता हूँ कि आप संदेश दें उन युवाओं को, क्योंकि मैंने बहुत संघर्ष किया, आपको प्रेरणा के रूप में लेते हुए, आपको प्रेरणा मानते हुए, आदर्श मानते हुए, आपकी उन बातों को मानते हुए मैंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन उपेक्षा भी मैंने बहुत झेली। और लोग कहते हैं ना कि पहचान भी नहीं मिली, समाज से उपेक्षित भी बहुत हुआ, और काम करने के बाद भौतिकता की तरफ तो मैं गया नहीं, तो एक तरीके से गरीबी और बेरोजगारी की भी मार मैं झेलता रहा, दंश झेलता रहा। तो आगे मेरे जैसे जो युवा कुछ करना चाहते हैं समाज में, मैं चाहता हूं उनके लिए आपके द्वारा कोई संदेश दिया जाए इस विषय पे। ये प्रश्न बहुत अच्छा है और आपके मन की पीड़ा भी बहुत अच्छी है। और ये जो आपने एक अपने मन की बात कही, इसको हम प्रश्न नहीं कह सकते, ये आपके मन की बात है। और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि 10 साल पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा जो मेरे मुंह से निकल गया था, वो आप अभी तक हस्ताक्षर किए हुए हैं अपने हृदय में, और ये बड़ी बात है। और वो शायद हो सकता है उस समय वो मेरी बात आपको ख़राब भी लगी हो, लेकिन इसमें 3 प्रश्न निकल के सामने आए। जितनी बातें आपने कही उसमें 3 प्रश्न आए। पहले प्रश्न का मैं बहुत सूक्ष्म जवाब दे रही हूँ एक पंक्तियों में। आप देखिएगा, पहली बात आपने कही कि आपने कहा था, ये बात सच है कि आज का युवा, ये बार बार मैं कहूँगी और कहती रहूँगी कि आज का युवा किसी भी काम को शुरू करता है तो वो काम कम करना चाहता है और तुरंत लाइमलाइट में आना ज़्यादा चाहता है।
तुरंत वो चाहता है कि मुख्य धारा में जुड़ जाएं, हमारे पास गाड़ी हो जाए, घोड़ा हो जाए, असलहा हो जाए, हमारे पीछे 4-6 तरह के लोग चले और तुरंत हमारी किसी बिजनेस में भागीदारी हो जाए, हम बड़े आदमी बन जाए, वो रातों रात। लेकिन हम इसी बात का हमने खंडन वहाँ पे किया था और हमने कहा था, वो दैनिक जागरण का कार्यालय था, मुझे अच्छी तरह याद है, उसमें राकेश पांडे जी वहाँ पे ब्यूरो चीफ हुआ करते थे। लेकिन उसमें ही हमने एक बात यह भी कही थी कि आप जो भी युवा इस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा वो हमेशा क्रश हो जाएगा। कभी भी अपनी धरती को छोड़ के आप आगे बढ़ने की कोशिश मत करिए। अगर आपने किसी काम को शुरू किया है, आज आपने चैनल शुरू किया है, अगर चैनल की निचली हकीकत को छोड़ के आप डायरेक्ट ऊपर जाना चाहेंगे, आप उसी दिन धरती पे आ जाएंगे। बस यही बात हमने कहनी शुरू की थी। और लेकिन आपके साथ जो आपने एक अपनी पीड़ा कही, फिर मैं आपका ध्यान प्रशासन की तरफ इंगित करना चाहती हूँ कि हमारा जनपद है, हमारे जनपद हाँ प्रशासन को चाहिए कि कम से कम हमारे जो, और एक आपकी बात को लेकर एक बात मेरे दिमाग में भी आ गई कि कभी भी कफन पे कशीदाकारी करने से मुर्दा जिंदा नहीं होता है, ठीक है? तो कफन पे कशीदाकारी ना करें। प्रशासन को ये पहचानना होगा कि हमारे यहाँ कौन से युवा कितने मेहनती हैं, किस क्षेत्र में हैं, उनकी ऊर्जा का सदुपयोग हम जिले के किस कार्य में कर सकते हैं, ये उनको करना चाहिए। और आज भी मैं इस बात को कह रही हूँ, बार बार इस बात को कहूँगी और आप जैसे युवाओं के लिए ये कहूँगी, लेकिन उन युवाओं के लिए ये कहती रहूँगी जो युवा रात में ख्वाब देखते हैं और सवेरे ख्वाब पूरा होने की तरकीब सोचते रहते हैं। उन युवाओं के लिए हमेशा ये कहूँगी कि वो मुख्य धारा से जुड़ने के लिए वो ज़मीनी हकीकत से ऊपर उठें, तभी उनको ख्याति मिल सकती है और तभी उनके किए हुए काम स्थायी रह सकते हैं, वरना ऐसा नहीं हो सकता। और जाते जाते फिर एक बार आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको बुलाया और बहुत आभारी हैं हम आपके और चाहते भी हैं कि इस युवा टीम ने ये जो नया आगाज़ किया है ये बहुत ऊंचाई में पहुंचे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ सब तक चैनल से जुड़ने के लिए पूरी यूनिट की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने युवा ऊर्जा को सदैव आगे रखने वाली राष्ट्रीय कवियत्री डॉक्टर रचना त्रिपाठी जी को हमारे न्यूज़ सब तक चैनल पे सुना। आगे भी हमारा यह प्रयास जारी रहेगा कि हम समाज के उन लोगों को अपने चैनल न्यूज़ सब तक के माध्यम से समाज को प्रेरणा दे रहे ऐसे व्यक्तित्वों के इंटरव्यू दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अपने सौरभ को विदा दीजिए। जय हिंद।